Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts. In our last video, we discussed about issue of share. There are three ways of issue of share. First is private placement of share, and second is public subscription of share, and the third is for consideration other than cash. तो स्टूडेंट इनमें से जो दो टॉपिक आपके हैं कि आप प्राइवेटली सब अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाओ या फिर पब्लिकली करवाओ, तो ये दो टॉपिक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। और हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं इशू ऑफ शेयर्स की, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखो, अदर देन कैश का क्या मतलब है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने अपने शेयर इशू किए, चाहे हम प्राइवेटली कर रहे थे चाहे हम पब्लिकली कर रहे थे, बट उनके बदले में हमें कैश मिल रहा था। बट ये जो थर्ड हमारा टॉपिक है इसमें क्या है कि आप अगर अपने शेयर्स इशू करोगे तो उससे आपको कैश ना मिलके कुछ और मिलेगा। अब कुछ और क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो उस एसेट के बदले में आपने अपने वेंडर को अपने शेयर्स दे दिए, या फिर आपने किसी बिज़नेस को ओवरटेक किया या फिर उस बिज़नेस को परचेज़ कर लिया, तो वहाँ पे भी आप उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बदले उसको अपने शेयर इशू कर दोगे। ऐसे ही हो सकता है कि जब हम अपनी कंपनी को फॉर्मेशन करवाते हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ पेमेंट करनी होती है अपने रजिस्ट्रार को, तो उसको भी हम कैश पेमेंट ना करके क्या कर सकते हैं, अपने शेयर इशू कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, तो उसके लिए भी आप अपने शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके टॉपिक हैं जिसमें कि आपको अपने शेयर्स के बदले में कैश ना मिलके कुछ और मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका है ऑन परचेज ऑफ एसेट। अगर आप एसेट परचेज करते हो तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी। देखो, नॉर्मली हम लोग जब एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ पे कैश में तो ले ही नहीं रहे, तो क्या आएगा, जिससे हमने खरीदी हम उसका नाम डालेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स, जो भी आपकी एसेट्स होंगी उनके नेम यहाँ पे मेंशन करोगे टू वेंडर्स अकाउंट। इसके अपोजिट अगर आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो तो बिजनेस में तो कुछ एसेट्स भी होंगी, कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगी, और उनके बदले में आपको अपने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो देखो, एसेट्स को आप डेबिट करोगे, लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट करोगे टू वेंडर, जितना आपने वेंडर को दिया उसके बदले में। अगर आपका ये जो बैलेंस है ये इक्वल नहीं होता है, मतलब आपकी एसेट्स का जो बैलेंस है वो आपकी लायबिलिटी प्लस आपने वेंडर को जितना दिया उसके इक्वल नहीं होता है, और अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो आप उसको क्या मान लोगे कि वो आपके लिए गुडविल है, कि आपने गुडविल का अमाउंट भी पे किया है। उसके अलावा अगर आपका क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो उसे हम मानेंगे हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये तो आपके परचेज की एंट्रीज हो गई, परचेज ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ बिजनेस। एंड देन आप इन्हीं वेंडर्स को अपने शेयर्स इशू कर दोगे। तो शेयर इशू आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आपका होता है एट पार, एक आपका होता है एट प्रीमियम। तो अगर आप एट पार करोगे तो आपको सिर्फ एक सिंगल एंट्री करनी होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और देखो, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं मंगा सकते, यहाँ पे आपको लमसम अमाउंट ही अपना मंगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो क्या एंट्री कर दोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब दोनों केसेस में आपका वेंडर ही है, आप एसेट परचेज कर रहे हो या फिर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, दोनों केसेस में आपने वेंडर को अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे वेंडर को ही हम दोनों केसेस में डेबिट करेंगे, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप एट पार कर रहे हो, एट प्रीमियम कर रहे हो, तो आपको ये एंट्री करनी होती है। एंड देन मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वगैरह होती हैं उनके लिए भी हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किसको पे करने पड़ते हैं, प्रमोटर्स पे करते हैं, फिर प्रमोटर्स को हम लोग पे करते हैं। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, जब एक्सपेंसेस आप पे करोगे तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हो इसको टू प्रमोटर्स। फिर उन प्रमोटर्स को हम लोग क्या करेंगे, हमारी शेयर्स इशू करेंगे। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी आपका हो सकता है कि अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो उसको आप साथ में यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डाल दोगे। ऐसे ही अगर आपका अंडर राइटिंग कमीशन आप पे कर रहे हो तो उसके लिए क्या एंट्री कर दोगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स,
देन उनको जब शेयर इशू करोगे तो एंट्री कर दोगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो साथ में आपको एक एंट्री और कर देनी है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये सारे के सारे डाउट्स जो हैं और ये टॉपिक है ये आपका क्लियर हो जाएगा। Now student, here the example. Rajan Limited purchased a running business from Vikas Limited for a sum of rupees 2,50,000 payable as rupees 2,20,000 in fully paid equity share of rupees 10 each and balanced by a bank draft। क्या हुआ है कि राजन लिमिटेड जो है उसने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है विकास लिमिटेड से, और उसका जो टोटल जो अमाउंट बनता है वो 2,50,000 बनता है। बट उसने क्या किया, उसमें से 2,20,000 के तो इक्विटी शेयर इशू किए 10 ईच, मतलब एट पार ही वो कर रहा है, एंड बैलेंस जो अमाउंट बचता है वो बाकी वो बैंक ड्राफ्ट दे देता है, यानी कि 30,000 जो आपके बचे वो क्या कर देगा, बैंक ड्राफ्ट दे देगा। और एसेट्स लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000, डेटर 30,000, स्टॉक है आपके 50, कैश है आपका 20,000 एंड क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 के। ठीक है, तो जब आप एक बिजनेस परचेज करते हो तो क्या एंट्री हम लोग करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं टू लाइबिलिटीज़ एंड टू वेंडर। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है, मतलब अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं होता है और बैलेंस अगर डेबिट में बचेगा तो वो हमारी गुडविल के नाम से आएगा, और अगर क्रेडिट में बचेगा तो वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स सारी की सारी एसेट्स को आप करोगे डेबिट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपका आ जाएगा 90,000 रुपीज़। उसके बाद आपके दिए हुए हैं डेटर, लिख लेते हैं, डेटर हैं आपके 30,000 के। उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी आपकी 90,000 की ही है, और स्टॉक अकाउंट डेबिट ये है आपका 50,000 का। देन कैश है हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट ये हैं आपके 20,000 के। ठीक है, हमने सारी एसेट्स डेबिट कर दी। अभी यहाँ पे हम थोड़ी लाइन छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा डेबिट में बैलेंस निकल जाए, हो सकता है कि आपका क्रेडिट में बैलेंस निकले। ठीक है, तो टू आपके दिए हुए हैं क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 के, और अमाउंट आपका पेबल कितना है आपके वेंडर को, वेंडर जो कि आपका विकास लिमिटेड है उसको आपको पे करना है 2,50,000। ठीक है, तो देखो डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे तो ये आपका बन रहा है 270, एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो आपका बन रहा है 280। मतलब आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। जो आपका बैलेंस बच रहा है वो आपका क्रेडिट में बच रहा है। क्रेडिट वाले बैलेंस को हम किस नाम से डालते हैं, कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, तो जो आपका 10,000 बचा वो हम डाल देंगे हमारे कैपिटल रिजर्व में, अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब क्या किया, विकास लिमिटेड को जो 2,50,000 पे करने थे वो उसने क्या किया, 2,20,000 के तो शेयर इशू किए एंड 30,000 का उसको बैंक ड्राफ्ट दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री आप कर दोगे विकास लिमिटेड डेबिट टू, यहाँ पे आप मेंशन करोगे आपके इक्विटी शेयर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका शेयर मेंशन किया हुआ है कि आपका इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है तो आपको एंट्री में भी उसका नाम मेंशन करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000, उसने ड्राफ्ट दिया, 2,20,000 के उसने शेयर इशू कर दिए इक्विटी शेयर, एंड 2,50,000 आपका आ जाएगा विकास लिमिटेड में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, जब आप एक बिजनेस परचेज करते हो तो आपको कैसे उसकी एंट्रीज करनी है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं जिससे कि आपको ये कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम राम ब्रदर्स फॉर ₹1,80,000 पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. What entries will be passed in the books of Tiny Toys Limited
इफ़ द इशू इज़ एट पार एंड एट प्रीमियम ऑफ 20%। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एसेट परचेज कर रहे हो, तो एसेट परचेज करने के लिए एंट्री हमारी क्या हो जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट अमाउंट आपका आ जाएगा 1,80,000। और किससे परचेज कर रहे हो, तो टू राम ब्रदर्स 1,80,000। उसके बाद आपको दो केसेस में बताना है, एट पार आप इशू करोगे तो क्या एंट्री होगी एंड एट प्रीमियम करोगे तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप इशू एट पार करोगे तो एंट्री आप कर दोगे राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 1,80,000, यहाँ पे आपका किसी तरीके का कोई प्रीमियम नहीं होगा। एंड यहाँ पे हम शेयर्स भी काउंट कर सकते हैं। आपका 1,80,000 है और आप 10 रुपीज़ का एक शेयर दे रहे हो, तो आपके जो शेयर्स हैं आप 18,000 शेयर इशू करोगे अगर आप इशू एट पार कर रहे हो तब। ठीक है, अगर आप इशू एट प्रीमियम करते हो तो देखो आपका 1,80,000 ही आपका अमाउंट रहेगा, इससे ज़्यादा आप पे नहीं करोगे। बट आपका 10 रुपीज़ का एक शेयर है, उसके ऊपर आप 20% शेयर प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 20% हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 रुपीज़। यानी कि आपका जो शेयर है वो अब कितने का हो गया, 12 रुपीज़ का। तो 1,80,000 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 15,000। ठीक है, मतलब अगर आप इशू प्रीमियम पे करोगे तो आप 18,000 शेयर इशू करोगे, और अगर आप इशू एट पार करोगे तो आप 18,000 शेयर इशू करोगे, और इशू एट प्रीमियम करोगे तो आप 15,000 शेयर इशू करोगे। ठीक है, और प्रीमियम के लिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, राम ब्रदर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve account। ठीक है, अमाउंट आपका आएगा 15,000 के हिसाब से अब आप डालोगे, तो 15,000 इंटू 10 यानी कि 1,50,000 तो आ जाएगा आपकी शेयर कैपिटल में, एंड 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000 हमारा आ जाएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और राम ब्रदर्स को आप टोटल कितना पे करोगे, 1,80,000। ठीक है, मतलब अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपके इस अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपके शेयर्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, issued of share consideration other than cash. I hope you all understand this topic very well, and if you have any doubt regarding this topic then you ask by commenting in our comment section, and in our next video we discuss about calls in arrear and calls in advance, कि अगर आपके कोई भी जो शेयर होल्डर हैं वो आपकी कोई कॉल नहीं पे कर पाते हैं या फिर आपको एडवांस में पे कर देते हैं तो हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, थैंक यू।